हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री थर्ड पेपर की जो सेकंड यूनिट गैसियस स्टेट है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत क्या होता है और गैसों के नियम क्या होते हैं और कंबाइंड गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम रियल गैसेस क्या होती हैं और ये आदर्श व्यवहार से किस प्रकार का विचलन दर्शाती हैं, उसका क्या कारण है, रीजन ऑफ डेविएशन क्या है, वो पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, आदर्श गैस व्यवहार से विचलन। अब आदर्श गैस क्या होती है? which follows ideal gas equation PV is equal to nRT under all conditions of pressure and temperature। प्रत्येक ताप और दाब के मान पर यदि कोई गैस इस समीकरण PV is equal to nRT का पालन करती है तो वो गैस आदर्श गैस कहलाती है, जिसको आइडियल गैस हम कहते हैं। The gases which do not obey PV is equal to nRT and gas laws strictly are called real gases। जो गैसें इस गैस समीकरण PV is equal to nRT का पालन नहीं करती है उनको हम वास्तविक गैसें या रियल गैसेस कहते हैं। और ये जो रियल गैसेस हैं दे शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं, स्पेशली एट लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर, एंड हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब पर। ऑल गैसेस आर फाउंड टू बी रियल अंडर सर्टेन कंडीशंस। जो सभी गैसें हैं वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में रियल गैसेस होती है, वास्तविक गैसें होती हैं। अब ये विचलन किस प्रकार का होता है ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जो गैस समीकरण पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो हमने निकाली है, वो गैस समीकरण हमने किससे निकाली है? वो गैस समीकरण हमने निकाली है गैसों के नियमों से, और गैसों के नियम जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आधारित हैं। अब ये वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है, यानी कि जो गैसों के नियम है उससे भी विचलन दर्शाती है। अब यदि हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स का नियम क्या कहता है कि बॉयल्स का नियम ये कहता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि यदि हम पी वी और पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पी वी एंड पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो यदि कोई आदर्श गैस है तो किस तरह का ग्राफ आना चाहिए? इस तरह की सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि पीवी का मान कांस्टेंट है तो पीवी का मान इसमें कांस्टेंट आ रहा है, इस तरह का ग्राफ आना चाहिए। तो ये जो गैस है ये आदर्श गैस के लिए है। परंतु जब हम रियल गैसेस के लिए पीवी और पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ इस तरह की सीधी रेखा न आ करके इस तरह का ग्राफ आता है। पहले ग्राफ नीचे की तरफ जाता है और फिर ग्राफ जो है इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका मतलब जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती है। अब इसमें अपवाद भी है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए एक अलग तरह का ग्राफ आता है, उसमें ग्राफ नीचे न आकर के इस तरह से सीधी रेखा प्राप्त होती है, वो लगातार बढ़ता जाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बाकी सारी गैसेस में पहले ग्राफ नीचे जाता है फिर ऊपर की तरफ जाता है, और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए वो ग्राफ नीचे न जा करके ऊपर ही जाता है। अब इसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, ताप भी प्रभाव दर्शाता है, और वो क्या है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन कम होता जाता है। ये जैसे आदर्श व्यवहार से विचलन इतना है, दिस इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये सपोज है टेम्परेचर T1 पर। अब यदि हम ताप बढ़ा दें तो ये आदर्श व्यवहार से विचलन इस तरह से कम हो जाता है, फिर और बढ़ा दिया तो आदर्श व्यवहार से विचलन और भी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं आदर्श व्यवहार से विचलन कम होता जाता है। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ताप बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आती है
कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करने लगती है, और वो जो टेम्परेचर है वो बॉयल्स टेम्परेचर कहलाता है, बॉयल ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कि वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह से व्यवहार करने लगती हैं, उस ताप को हम बॉयल ताप कहते हैं। तो हर एक गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो होता है जिस पर वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह से बिहेव करती है, और उस टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो इस प्रकार का विचलन जो है वो वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से दर्शाती हैं। अब इस विचलन का कारण क्या है उस पर हम जाते हैं। ये जो हमने गैस समीकरण PV = nRT जो है, जैसा कि बताया, किससे प्राप्त की है? गैसों के नियम से प्राप्त की है। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम। और ये जो गैसों के नियम है वो किस पर आधारित है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर निर्भर है। तो इसका मतलब इसका जब विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसमें कुछ पोस्टुलेट्स या अवधारणाएं जो हैं वो गलत हैं, और उन गलत अवधारणाओं के कारण जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। तो वंडरवॉल नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और उसने ये बताया कि डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर टू टू फॉल्टी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। दो गलत अवधारणा है काइनेटिक थ्योरी की, जिसकी वजह से जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। अब वो गलत अवधारणा क्या है? शुरू में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कस किया था, यदि आपको ध्यान हो, और उसमें बताया था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, कि जो गैस के विभिन्न अणु होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता है। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में सही हो सकता है, परंतु हर एक कंडीशन का मतलब क्या है? एट वेरी लो टेम्परेचर और एट वेरी हाई प्रेशर ये कंडीशन जो है वो सही नहीं होती है। और दूसरा जो गलत अवधारणा है वो ये है, हमने ये बताया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर या बर्तन का आयतन है उसकी अपेक्षा गैस के कुल अणुओं का जो आयतन है वो नगण्य होता है। तो ये जो दो अवधारणा है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में सही हो सकती है, परंतु हर एक कंडीशन में ये सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर क्या होगा? जैसे इसमें हमें एग्जांपल दिया है, एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो हाई। जब गैसों के ताप का मान अधिक है तो गतिज ऊर्जा का मान भी अधिक होगा, और गतिज ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो नेग्लिजिबल होंगे, नगण्य होंगे। परंतु जब हम ताप का मान कम कर दें, जैसे इतना आयतन था, ताप का मान कम करने पर आयतन कम हो गया। अब आयतन कम हो गया यानी कि गैस के अणु आपस में जो पहले दूरी इतनी थी वो दूरी घट करके इतनी हो गई। तो जैसे जैसे हम ताप कम करते जाएंगे आयतन कम होता जाएगा, गैस के अणुओं के बीच में दूरी कम होती जाएगी, और अणुओं के बीच में दूरी कम होते होते उनकी गतिज ऊर्जा एक स्थिति में इतनी कम हो जाती है, अणु इतने समीप आ जाते हैं कि उनके बीच में आकर्षण बलों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ताप कम करते करते तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वो जो गैस है वो गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण उस गैस का हो जाता है। तो लो टेम्परेचर पर हम इन गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सेकंड, एट हाई प्रेशर, जैसे ये दो कंडीशन बताइए। फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। जब हम प्रेशर इंक्रीज करें, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दाब बढ़ाएंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा? आयतन कम होता जाएगा। कम होते होते वो स्थिति ये हो गई कि आयतन इतना कम हो गया। अब अणुओं की संख्या उतनी ही है, और वो रिजिड मॉलिक्यूल है, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो जब आयतन कम हो गया यानी कि गैस के अणुओं के बीच में दूरी बहुत कम हो गई, वो एक दूसरे के समीप आ गए। तो अब यहाँ पर क्योंकि गैस का स्वयं का आयतन भी कम हो गया है, the volume occupied by the gas itself is reduced to a great extent, तो अब हम इस केस में इन गैस के अणुओं के आयतन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।
तो ये जो दो एजम्पशंस हैं, ये दो एजम्पशंस हर कंडीशन में सही नहीं है। तो इन दो अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए वैन डर वाल ने इस आदर्श गैस समीकरण में संशोधन किया और संशोधन करके एक नई समीकरण दी जो कि क्या कहलाती है, वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब इसमें एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी दे रखा है। हम यदि पी अपॉन आर टी और पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो पी अपॉन आर टी और पी के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर इस तरह के अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग ग्राफ आता है। इसमें बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो ये जो ऑरेंज कलर वाला ग्राफ है उसमें ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है, परंतु बाकी सारी गैसेस में नीचे जाता है और अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग तरह का व्यवहार है। तो ये जो पी अपॉन आर टी का मान है, ये पी अपॉन आर टी का मान जो है इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं। और जो आदर्श गैस होती हैं उन आदर्श गैस के लिए पी अपॉन आर टी का मान 1 होता है, इसलिए इसमें ये जो है इस तरह की सीधी रेखा जो है वो प्राप्त है। तो वैन डर वाल ने अब इसमें करेक्शन इंट्रोड्यूस किया, वॉल्यूम और प्रेशर में दाब और आयतन में संशोधन किया और दाब और आयतन में संशोधन करके एक नई समीकरण दी जो कि वैन डर वाल इक्वेशन के नाम से जानी जाती है, जो कि हर वास्तविक गैसों के लिए एप्लीकेबल होती है और उसको हम वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें पहले हमने करेक्शन इन वॉल्यूम, आयतन में संशोधन। सपोज इसमें यदि कोई एक पात्र है उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और उसमें कोई गैस भरी हुई है। अब इसमें गैस के कई सारे अणु उपस्थित हैं और हर एक का इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस है, स्वतंत्र अस्तित्व है। तो हर एक अणु जो है वो गतिमान अवस्था में है। ना इफ वी कंसिडर वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, यदि हम एक पर्टिकुलर अणु पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो इसके जो स्वतंत्र विचरण के लिए स्थान उपलब्ध होगा, द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, सपोज ये गैस v आयतन घेर रही है, तो क्या इसके स्वतंत्र विचरण के लिए स्थान जो उपलब्ध होगा वो v होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस गैस के अणु के अलावा जो दूसरे गैस के अणु हैं वो भी कुछ स्थान घेर रहे हैं। तो वो स्थान कुछ घेर रहे हैं तो इसलिए वो जो स्थान है वो वर्जित होगा इसके फ्री मूवमेंट के लिए या स्वतंत्र विचरण के लिए। तो जो आइडियल वॉल्यूम v है वो बर्तन या गैस जो आयतन घेर रही है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, उससे कम होगा। तो वो v माइनस b के बराबर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या n मोल्स ऑफ गैस है तो v माइनस nb से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम क्योंकि आइडियल वॉल्यूम v जो है वो v माइनस एन बी, तो जो गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है उसमें हम v की जगह क्या रखेंगे, v माइनस बी यदि 1 मोल गैस है तो, और v माइनस एन बी यदि n मोल गैस है तो। और यहाँ पर b जो है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वर्जित आयतन भी कहते हैं इसको, और ये एक वैन डर वाल कांस्टेंट भी कहलाता है, वैन डर वाल स्थिरांक भी इसको हम कहते हैं। और इस वैन डर वाल स्थिरांक b का जो मान है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैस के लिए इस वैन डर वाल स्थिरांक b का मान जो है वो अलग अलग होता है। तो हम अच्छा, अब इसमें जो b का मान है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर के बराबर नहीं है, उससे 4 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल जो है वो फ्री मूवमेंट करता है। तो इसमें जो b का मान है वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल के बराबर ना होकर के उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा होता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो गैस समीकरण है उसमें हम जो v है उस v की जगह v माइनस बी 1 मोल गैस के लिए और v माइनस एन बी n मोल गैस के लिए रखेंगे। तो ये है आयतन में संशोधन। अब है करेक्शन इन प्रेशर, दाब में संशोधन। यानी कि जो आदर्श दाब होता है वो एक्चुअल जो प्रेशर होता है, वास्तविक जो दाब होता है उसकी अपेक्षा अलग होता है। आइडियल प्रेशर इज लेस देन द ऑब्जर्व्ड प्रेशर। अब इसका कारण क्या है? सपोज कोई कंटेनर, ये दिस इज वॉल ऑफ द कंटेनर, बर्तन की दीवार है, और कोई अणु केंद्र में यदि है उस बर्तन के दीवार, जैसे ये एक कंटेनर है, इसमें सेंटर में कोई मॉलिक्यूल है,
तो क्योंकि ये चारों तरफ से गैस के अणुओं से घिरा हुआ है, चारों तरफ से इसको ये एक दूसरे से आकर्षित कर रहे हैं, तो इस पर जो परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि चारों तरफ से गैसियस मॉलिक्यूल अटैक करें। पर अब हम वो मॉलिक्यूल लें जो कि बर्तन की दीवार से टकराने ही वाला है, ये इस दिशा में मूव कर रहा है और बर्तन की दीवार से ही टकराने वाला है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये इस दिशा में गतिमान है, ये बर्तन की दीवार है। तो अब इसमें एक तरफ बर्तन की दीवार आ गई, परंतु दूसरी तरफ अभी भी कई गैस के अणुओं से घिरा हुआ है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो शून्य नहीं होगा, वो अंदर की दिशा में कार्यरत होगा। जो बर्तन की दीवार है, उस दीवार के अपोजिट साइड में मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल उसको आकर्षित कर रहे हैं, तो इस पर जो परिणामी बल है वो अंदर की तरफ आकर्षित होगा। तो इसका मतलब इसमें जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से कम होगा, और पी आई जो है इसको हम लिख सकते हैं आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी डैश, जहां कर पी डैश क्या है, वो दाब में संशोधन है। वो किस कारण से आ रहा है दाब में संशोधन, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में जो अंदर की तरफ आकर्षण बल लग रहा है उसके कारण। क्योंकि अंदर की तरफ आकर्षण बल लग रहा है, तो जितने बल के साथ ये टकराना चाहिए इन आकर्षण बलों के एब्सेंस में, उससे कम गति के साथ टकराएगा। तो इसलिए जो दाब है वो भी जो होना चाहिए आदर्श परिस्थितियों में उससे कम होगा। अब इस करेक्शन इन प्रेशर पी डैश का मान यदि हम निकालें, जो कि इन गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण है, पी डैश जो है दैट इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है उसके कारण से हम लगा रहे हैं। Suppose molecule A are striking walls of the container and molecule B are pulling them inwards. A जो है वो बर्तन की दीवार से टकराने के लिए इस तरफ जा रहा है और B जो है उसको अंदर की तरफ जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण से इसका जो एक्चुअल प्रेशर है वो आइडियल कंडीशन से कम होगा। तो इसमें जो करेक्शन इन प्रेशर है, एक अणु पर इतना बल लगेगा N/V के बराबर, और इतने अणु दिए गए समय में बर्तन की दीवार के साथ टकराएंगे। जो एक मॉलिक्यूल जो बर्तन की दीवार के साथ टकराने वाला है वो 1/V या N/V के समानुपाती होगा। V क्या है? V वह आयतन है जो कि 1 मोल गैस घेर रही है। तो अब जब V का मान ज्यादा होगा, यानी कि 1 मोल गैस ज्यादा आयतन घेर रही है, यानी कि अणुओं के बीच में दूरी ज्यादा होगी, तो जो एक अणु पर जो बल लगेगा वो 1/V के समानुपाती होगा यदि 1 मोल गैस है तो, और N/V के समानुपाती होगा यदि N मोल गैस। अब दिए गए समय में केवल एक ही अणु नहीं टकराएगा, ये एक यहाँ पर टकरा रहा है, एक दूसरा यहाँ पर टकरा रहा है, एक तीसरा यहाँ पर टकरा रहा है। तो कितने अणु दिए गए समय में बर्तन की दीवार के साथ टकराएंगे, वो भी आणविक घनत्व या मॉलिक्यूलर डेंसिटी या N/V के समानुपाती होगा। तो एक अणु पर इतना बल लग रहा है, दिए गए समय में इतने अणु बर्तन की दीवार के साथ टकरा रहे हैं, तो इसलिए करेक्शन इन प्रेशर P डैश जो है वो N/V² के समानुपाती होगा, क्योंकि करेक्शन इन प्रेशर इन आकर्षण बलों के कारण ही लगा रहे हैं। तो अब जो आइडियल प्रेशर होगा PI इज इक्वल टू P ऑब्जर्व प्लस N² AN² P डैश की जगह हमने ये रख दिया। तो इसका मतलब जो आदर्श गैस समीकरण है, उस आदर्श गैस समीकरण में हम P की जगह P प्लस AN²/V² रखेंगे। यहाँ पर A फिर एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको फिर हम वंडरवॉल स्थिरांक या वंडरवॉल कांस्टेंट के नाम से ही जानते हैं। A और B दोनों ही कांस्टेंट है जो कि वंडरवॉल कांस्टेंट कहलाते हैं, और दोनों ही कांस्टेंट जो है वो नेचर ऑफ गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए वंडरवॉल समीकरण क्या होगी, हमने P की जगह क्या रख दिया, P प्लस AN²/V², और V की जगह क्या रख दिया, V माइनस NB। इस आइडियल गैस इक्वेशन में P की जगह ये रख दिया, V की जगह ये रख दिया। तो ये समीकरण जो है ये वंडरवॉल समीकरण कहलाती है फॉर N मोल्स ऑफ द गैस।
और यदि n मोल में 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल गैस के लिए जो वन डर वाल समीकरण होगी वो इस तरह की होगी। तो ये है वन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वन डर वाल समीकरण है जो कि सभी रियल गैसेस के लिए, वास्तविक गैसों के लिए एप्लीकेबल होती है। और इसमें ए और बी की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है जो वन डर वाल कांस्टेंट है वो दे रखी है। तो ये है वन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। थैंक यू।